जय हिंद। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उत्तर मध्यकाल में झारखंड। हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ चुका था कि पूर्व मध्यकाल में झारखंड की स्थिति क्या थी। मध्यकाल को अध्ययन की सुविधा के अनुसार उसे दो भागों में बांटा गया है, पहला पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर मध्यकाल में झारखंड। तो जो उत्तर मध्यकाल का जो समय शुरुआत होता है इसका, वो होता है दिल्ली सल्तनत से। तो दिल्ली सल्तनत में लगभग 4 से 5 वंशों का शासन रहा। तो वो वंश का जो शॉर्टकट ट्रिक है वो है गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, और सा से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। अब इसमें कौन सा शासक जो शासन किया था वो है, उसका शॉर्टकट ट्रिक है ऐबक जल गया खीबों से। तो ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन फिरोज खिलजी, खिजिर खान और बहलोल लोदी। अब इसमें सवाल आता है कि सबसे ज्यादा शासन दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश ने किया। तो उसका भी शॉर्टकट ट्रिक है तुगलक सखी, यानी सबसे ज्यादा शासन करने वाला है वो तुगलक वंश है। उसके बाद है सैयद वंश, उसके बाद है खिलजी वंश। तो हम एक एक करके हम पढ़ेंगे, पांचों वंशों के बारे में पढ़ेंगे। अब उसमें पढ़ेंगे कि झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं गुलाम वंश का। सबसे पहले बात आप ये जानिए कि इसका गुलाम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जितना भी जो राजा महाराजा जो शासन किया वो अधिकतर इसके गुलामों ने किया। तो आज हम डिस्कस करते हैं पहला गुलाम वंश में झारखंड की स्थिति क्या थी। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का पहला वंश आता है गुलाम वंश, जिसका शासन चला 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो इसका जो पहला शासक जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहली बात, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी जो मुस्लिम काल का जो दूसरा चरण है उसका ये उसकी बेटी से ये शादी किया था। तो भारत को दहेज में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। तो ये एक प्रकार का गुलाम था, तो इसलिए इस वंश को बोला गया गुलाम वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है हातिम। हातिम यानी उसको बोला जाता है जो दूसरे को मदद करता है। कुरान खान बोला जाता है क्योंकि इसको कुरान का जो नॉलेज था कुछ ज्यादा ही था, मुंह जबानी जिसको बोलते हैं याद था, इसलिए इसे कुरान खान बोला जाता है। लाख बख्श बोला जाता है। लाख बख्श इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दानी प्रवृत्ति का था। और इसका जो एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, जो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, शायद ये आप इसे जानते होंगे। तो बख्तियार खिलजी इसका सेनापति था। तो अब हम पढ़ते हैं कि झारखंड में इसका प्रभाव क्या पड़ा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासन करने वाला था। तो इसी के समय ये अपना राज्य का विस्तार करना चाहता था, दिल्ली का विस्तार करना चाहता था। तो उसी समय बंगाल में एक शासन चलता था, वो था सेन वंश। वहां के राजा लक्ष्मण सेन था जो झुकने के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता था कि हम युद्ध करेंगे तभी हम दूसरे की अधीनता स्वीकार करेंगे। तो ये अपने सेनापति को, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सेनापति को बख्तियार खिलजी को झारखंड से होते हुए नादिया पर हमला करने के लिए भेजा था और अंत में अधीनता स्वीकार कर लिया लक्ष्मण सेन। अब इसके कुतुबुद्दीन ऐबक में तो हमने देख लिया कि यहाँ पर शासन था लक्ष्मण सेन का। तो ये झारखंड का प्रभाव हो गया। ये बंगाल जो था उस समय बंगाल, बिहार, झारखंड एक ही में था। तो ये हमने प्रभाव देख लिया। अब हम इसकी मृत्यु, ये मृत्यु पोलो खेलने से इसका मृत्यु हो जाता है 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है आराम शाह, उसके बाद आता है इल्तुतमिश, और उसके बाद आता है बलबन, उसके बाद आता है बहराम शाह, उसके बाद आता है नसरुद्दीन शाह। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। बलबन और इल्तुतमिश के समय इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा था झारखंड में, क्योंकि इसमें इस समय झारखंड का जो प्रतापी राजा था नागवंशी हरिकर्ण था। तो उसके कारण झारखंड पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम आराम शाह के बारे में पढ़ते हैं, गुलाम वंश में। उसके बाद आता है आराम शाह। तो आराम शाह में झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। नाम से ही पता चल रहा आराम शाह ये अपने मगन था, तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इसलिए कट कुट कर दिए। तो इससे हमको पता चल जाता कि झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर हम इसके बारे में अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो वो हमारा अलग टॉपिक हो जाएगा। मेन हमको देखना झारखंड में उत्तर मध्यकाल में झारखंड का क्या स्थिति था। तो आराम शाह में झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद आता है इल्तुतमिश और उसकी बेटी आती है रजिया सुल्तान। उसके बाद आता है बहराम शाह, फिर उसके बाद आता है नसरुद्दीन शाह, उसके बाद आता है बलबन। तो इसमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था झारखंड पर, क्योंकि उस समय का नागवंशी शासक, झारखंड का नागवंशी शासक एक प्रतापी शासक था हरिकर्ण, इसलिए झारखंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब बात करते हैं बलबन की।
एक क्वेश्चन पूछता है कि लौ और रक्त की नीति किसने अपनाया था। लौ और रक्त की नीति कहने का मतलब ये एक नियम लागू किया था अपने बाजार में कि जो व्यक्ति कम तौलेगा, अगर मान लीजिए अगर हम कम अगर तौलते हैं तो उस स्थिति में मेरा मांस को काट के उसको मतलब जिसको हम कम तौले उसको दे दिया जाएगा। तो यही बलबन अपनाया था, लौ रक्त की नीति। अगर कम तौलेगे तो मेरा मांस को काट के वो दे देगा, तो इसी को बोला जाता है लौ और रक्त की नीति। तो इतना हम समझ गए। उत्तर मध्यकाल में पहला तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश हमने पढ़ लिया, गुलाम वंश। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे खिलजी वंश। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।